नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो थ्योरी पेपर है उसके अंतर्गत कला के महत्व का अध्ययन करेंगे। अ, कला के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि कला क्या है और इसकी शाब्दिक परिभाषाएं क्या हैं, किस तरह से इसे विभाजित किया गया है। यहाँ हम जब महत्व की बात करते हैं तो हम और आप इस बात से अनजान नहीं है कि कला कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एक जो छोटा बच्चा होता है वो भी कला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू करता है। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कला है और चूँकि कला के माध्यम से हम किसी भी बात को आसानी से कह सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका एक दूरगामी प्रभाव पा सकते हैं, क्योंकि कला के माध्यम से हम किसी भी बात को या किसी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं और लंबे समय तक उसे कला के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। और एक आनंद की अनुभूति जो होती है उससे मनुष्य जीवन बहुत संबल पाता है। और क्योंकि आदिम काल से ही एक अभिव्यक्ति के स्वरूप में यह हमारे साथ आज तक चल रही है, इसलिए हम इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। कला में अभिव्यक्ति होती है और यह अभिव्यक्ति 2 चरणों में होती है। हम और आप यह तो जानते ही हैं कि कला एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। और यही जो अभिव्यक्ति है वह 2 चरणों में होती है। एक तो मन में, जो कि अदृश्य रूप है या अमूर्त जिसे हम कह सकते हैं, जबकि दूसरा चाक्षुष या दृश्य रूप अथवा जो भौतिक स्वरूप है किसी अभिव्यक्ति का। प्रथम चरण ही कला के दूसरे चरण को पूर्ण करने के लिए कलाकार को विवश करता है। अर्थात जब किसी कलाकार के अंतर्मन में भावों की उथल पुथल होगी या हलचल होगी और एक अमूर्त स्वरूप बनेगा, तभी वह प्रेरित होगा उसे भौतिक स्वरूप या स्थूल रूप देने के लिए। कला किसी विचार या कल्पना को मूर्त या दृश्य रूप देती है और यही इसका महत्व है। साइंटिस्ट अगर मान लें, एग्जाम्पल लें कि साइंटिस्ट अगर कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ इजाद करना चाहते हैं, तो उससे पहले जो लेआउट बनता है उसका, वो उसके विचार उसके मन में होते हैं और उन विचारों का जो भौतिक स्वरूप है, जिससे वो भौतिक स्वरूप में दुनिया में लाना चाहता है, उसके लिए उसे कला के तत्वों की आवश्यकता होती है। और कला उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहाँ इकाई की बात है अभिव्यक्ति की, वह कला में रेखा है। रेखा के माध्यम से, और जहाँ हम देखते हैं कि साइंस के जितने भी डायग्राम्स हैं वो लीनियर होते हैं, मैक्सिमम लीनियर डायग्राम्स होते हैं, और उससे हम साइंस को आसानी से समझ पाते हैं। यही वजह है कि कला महत्वपूर्ण है। इसमें लोक सांस्कृतिक परंपरा की व्याख्या होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। किसी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप सामने आता है। यदि कला नहीं होती तो हम शायद अपने से पहले जो मनुष्य जीवन था उसका अध्ययन भी नहीं कर पाते। हमने देखा होगा कई ऐतिहासिक अध्ययनों के माध्यम से, और इतिहास में जो अध्ययन किए गए उनमें हमने जैसे हम एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो हड़प्पा का, तो उसमें जो भी वस्तुएं मिली उनसे हमें उस समय के मानव जीवन का और उसकी जीवन शैली का पता चला कि वो किस तरह से बर्तनों का प्रयोग करता था और कैसे बर्तनों का प्रयोग करता था, किस तरह से उसका स्थापत्य कला किस तरह की रहा करती थी और उसकी रहनी कैसी थी, उसने किस तरह के पैटर्न्स को उस वक्त प्रयोग किया, क्योंकि जीवन इतना उस समय कठिन विचारधारा वाला नहीं था। उस बहुत सिंपल लोग हुआ करते थे और
उसका एग्जाम्पल हम उनकी फॉर्म्स के माध्यम से जान सकते हैं कि उस समय जो पैटर्न्स बनते थे वो सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हुआ करते थे। उस आधार पर हम उस समय के मनुष्य की मानसिकता का अध्ययन कर सकते हैं और इसमें कला महत्वपूर्ण स्थान रखती है और नए मापदंड स्थापित होते हैं। कला एक भावनात्मक विषय जिसमें भावना और रुचि का बहुत महत्व है। हम भावना को कला से परे नहीं कर सकते, क्योंकि यदि भावना है तो ही अभिव्यक्ति सशक्त होगी और साथ ही उसमें उस व्यक्ति, उस कलाकार की रुचि भी होनी चाहिए। अर्थात मन से किसी अंतर्मन से अगर हम अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो उसमें भावना और रुचि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस भावनात्मकता के पीछे एक कौशल छिपा होता है जिसकी अनुपस्थिति में भाव पृथक नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि कोई कथन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि कथन शैली। अर्थात हम किसी भी वाक्य को अगर बोलते हैं तो वो किस प्रकार बोला गया है, किस हाव भाव के साथ बोला गया है, उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, ना कि उस भावविहीन कथन को किसी भावविहीन तरीके से बोल दिया जाए। तो हम किसी बात को अगर गुस्से में कह रहे हैं और चेहरे पर हाव भाव भी वैसे ही हैं तो ही उसका प्रभाव पड़ेगा, या किसी बात को हम बहुत खुशी के साथ बताना चाह रहे हैं लेकिन चेहरे पर खुशी के भाव नहीं है तो वो अभिव्यक्ति अधूरी होगी। इसीलिए भावों का कला के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव माना गया है। किसी कलाकृति में सौंदर्य मूल तत्व है। भारतीय कला में जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कला में, वह सौंदर्य का है। बगैर सौंदर्य भारतीय कला अधूरी मानी गई है और यह जो सौंदर्य है वह रसों और भावनाओं से आता है। काल, स्थान व व्यक्ति के अनुसार उसके मानदंडों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अर्थात जहाँ व्यक्ति रहता है और जिस परिवेश में रहता है उसके मापदंडों से उसका अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ जाएगा। और किस तरह की कला अभिव्यक्ति करता है यह स्थान और परिवेश के आधार पर निर्भर करता है। कला भावों की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति होती है। भावों का प्रकार, सत्य, ईश्वर, बाह्य प्रभाव, सौंदर्य अनुभव कुछ भी हो सकता है। आनंददायी स्वरूपों का सृजन करना कला का प्राथमिक लक्ष्य है। अर्थात कला का जो मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह है आनंददायी स्वरूपों का सृजन करना। अर्थात जिनसे आनंद प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति हो, इस तरह का लक्ष्य कला का होता है और उसमें कल्याण निहित हो। इस तरह के स्वरूपों से हमारी सौंदर्यानुभूति तृप्त होती है। कोई अच्छी कलाकृति बुद्धि तथा मन को आनंद अवस्था तक ले जाने का कार्य करती है। अगर कोई हम अच्छी कलाकृति देखते हैं तो अंतर मन में एक शांति और तृप्ति महसूस होती है और यही परमानंद है जो कि कला का उद्देश्य है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि जिस कलाकृति में अभिव्यंजना की सफलता होती है वही सुंदर है और जो कृति उस उद्देश्य में असफल है वह कुरूप है। तो हम समझ सकते हैं कि कला का कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। अंत में भारतीय आचार्यों द्वारा जो कला के स्वरूप की परिकल्पना की गई है वह इस श्लोक के माध्यम से की जा सकती है। लीयते परमानंदे ययात्मा सा परा कला। अर्थात जिस कला से परम आनंद की अनुभूति हो वही सच्ची, श्रेष्ठ और कल्याणकारी कला है। इस प्रकार हम कला के महत्व को जान सके हैं और यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।